इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करने जा रहे हैं, वो जो कैलकुलेशन बेस्ड एमसीक्यूज हैं और जिसको लेके बच्चों को ज़्यादा समय लगता है, कई बार वो पूरा कैलकुलेशन करने लगते हैं। तो कैसे कम कैलकुलेशन करके इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और अपना मार्क्स गेन कर सकते हैं, टाइम सेव कर सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किया है। जितने भी थ्योरी बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको मैंने क्विज के जरिए आपको बता दिया है। सारे क्विज वाले क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे जो आपको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट बताते थे, जो कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल बनाते समय काम आता है, जो कॉन्सेप्ट एमसीक्यू सॉल्व करते समय काम आता है, वो सारे मैंने क्विज के थ्रू आपको बता दिए हैं, असर्शन रीजनिंग के थ्रू बता दिए हैं। असर्शन रीजनिंग में मैंने पहले सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डाला है क्विज में, और उसके बाद फिर दूसरा जो सेट है उसमें सारा कंपनी अकाउंट का डाल दिया है, शेयर डिवेंचर का। और आज जो मैं असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन डालूंगी उसमें सारा पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पार्टनरशिप का जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, मतलब ऐसा टर्म जो अक्सर हमारे दिमाग से हट जाता है, वो सारे मैंने वहाँ पे इंक्लूड किए हैं। तो आप एक बार उसको भी ट्राई कर सकते हैं। और अभी इसको देखिए कि कैसे हम जल्दी से जल्दी एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है एंथनी लिमिटेड। अब सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका देखना है। क्वेश्चन जब भी हमको एमसीक्यू पढ़ना है, हमको फुल क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, इसमें हमको 6 मार्क्स नहीं मिल रहा है, हमको 1 मार्क्स मिल रहा है। तो 1 मार्क्स मिल रहा है तो शुरू करेंगे हम लास्ट पार्ट से। लास्ट पार्ट क्या लिखा है, टोटल अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियरीज। यानी कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, कॉल्स इन एरियर, वो भी कितना पूछ रहा है, टोटल कॉल्स इन एरियर। ठीक है, कॉल्स इन एरियर क्या होता है, जो पैसा नहीं मिला है। तो अब क्वेश्चन पढ़ेंगे कि एंथनी लिमिटेड है, स्कीमिंग जैसा पढ़ेंगे, शॉर्ट में पढ़ेंगे। 40,000 इक्विटी शेयर है, 20 रुपये वाला। 5 रुपये एप्लीकेशन का रेट है, 7 रुपये अलॉटमेंट का रेट है, 8 रुपये फाइनल कॉल का रेट है। कंपनी ने रिसीव कर लिया सारा अमाउंट, लेकिन एक शेयर होल्डर जो है वो 250 शेयर का डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, तो अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है। और अनदर शेयर होल्डर 150 शेयर का फाइनल कॉल मनी नहीं दिया। मतलब ये 150 शेयर का अलॉटमेंट नहीं दिया, मतलब उसके नीचे का भी नहीं दिया, मतलब फाइनल कॉल भी नहीं दिया। तो अलॉटमेंट मनी का कितना रेट है, 7 रुपया, और फाइनल कॉल का 8 रुपया। यानी ये शेयर होल्डर 250 शेयर का 8 और 7 15 रुपया नहीं दिया। तो 250 इंटू 15 कर देंगे कि इतना पैसा ही नहीं दिया कॉल्सी ने एरियर। इसके बाद दूसरा जो शेयर है होल्डर है वो 150 शेयर का हमारा क्या नहीं दिया, तो फाइनल कॉल यानी 8 रुपया करके। तो 150 इंटू 100 1200, दोनों का टोटल क्या आएगा 4950। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिंपली क्या करना है, पहले लास्ट सेंटेंस पढ़ लेना है कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग ऊपर डेटा खोजना है और उसको मल्टीप्लाई करना है। फिर सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, सेकेंड क्वेश्चन में फिर लास्ट सेंटेंस पढ़ेंगे, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एट विच शेयर्स वर रीइशू, मतलब डिस्काउंट ऑन रीइशू ऑफ शेयर पूछ रहा है। तो रूल क्या है, रीइशू में कितना डिस्काउंट दे सकती है कंपनी, अपने पॉकेट से तो नहीं दे सकती है, फॉरफिटेड मनी से दे सकती है, मतलब मैक्सिमम फॉरफीचर मनी जितना डिस्काउंट दे सकती है। यानी जितना शेयर फॉरफीचर का अमाउंट होगा मैक्सिमम, इतने शेयर पे उतना ही डिस्काउंट होगा। यानी इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन क्या अमाउंट पूछ रहा है, शेयर फॉरफीचर का अमाउंट पूछ रहा है कि इतना शेयर का शेयर फॉरफीचर में कितना अमाउंट है। तो अब शेयर फॉरफीचर में कौन सा अमाउंट जाता है, जो रिसीव हुआ है। तो पढ़ेंगे क्वेश्चन, दिव्या लिमिटेड 7000 शेयर फॉरफिट की है 100 ईच का, प्रीमियम 10% है, और नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 40 रुपीज़। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 40 रुपीज़ नहीं मिला है, मतलब बाकी मिल गया। तो 100 में 40 नहीं मिला है, मतलब मिला कितना, 100 में अगर 40 नहीं मिला मतलब कितना मिला, 60 रुपया मिला है। तो 7000 शेयर का 60 रुपया करके मिला है, 60 रुपीज़ मिला है। और पूरा 7000 रीस हो रहा है, कहीं नहीं बोल रहा है कि 3000 रीस हो रहा है। अगर 3000 रीस होता तो 3000 इंटू 60 करते हैं, यहाँ 7000 पूरा रीस हो रहा है तो 7000 इंटू 60, तो 7 6 42, ये देखिए 4,20,000 ऐसे ही दिख रहा है आंसर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन भी क्या बोला, एमसीक्यू जब पढ़ेंगे तो पहले लास्ट सेंटेंस पढ़ेंगे। ऑन फॉरफीचर ऑफ दिस शेयर्स, शेयर फॉरफीचर अकाउंट विल बी क्रिएटेड, मतलब शेयर फॉरफीचर अकाउंट पूछा, मतलब सेम क्वेश्चन है जैसे यहाँ पूछा। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना पैसा जाएगा, जो रिसीव होता है वही जाता है। तो एक्स लिमिटेड 700 शेयर फॉरफिट करिए, 10 ईच का, प्रीमियम है 10%। तो 10 रुपये का 10% मतलब कितना आएगा, 10 इंटू 10/100 ₹1। नॉन पेमेंट किसका हुआ है, तो 5 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो प्रीमियम हटा दे तो अलॉटमेंट मनी कितना है, 4 रुपया, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपया, मतलब 4 और 3 7 रुपया 10 में से नहीं मिला है। तो 10 में से जब 7 रुपया नहीं मिला तो कंपनी को मिला कितना है, केवल एप्लीकेशन का 3 रुपया मिला है। तो जो मिला है वही शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जाएगा, 700 इंटू 3 2100। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जेड लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स, ठीक है, इशूड एट 20% प्रीमियम, 20% प्रीमियम में है, और नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 30 पर शेयर। नॉन पेमेंट किसका हुआ है, बस ध्यान देना कि पेमेंट हुआ है या नॉन पेमेंट हुआ है। तो नॉन पेमेंट किसका किसका हुआ है, फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का। 30 + 10 40 रुपीज़ नॉन पेमेंट है,
और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मिनिमम प्राइस एट विच दिस शेयर कैन बी री इशूड, कितना में री इशू हो सकता है शेयर। तो हम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, जितना फॉर फ्यूचर मिला हो, यानी कि अगर 100 में से 60 मिला होता है तो 60 तक डिस्काउंट दे सकते हैं। मतलब हमको चाहिए कितना, 40, यानी 40 क्या था, कॉल सीनियर, मतलब जितना कॉल सीनियर हुआ है उतना पैसा तो कम से कम कंपनी लेना चाहेगी। कोई कंपनी आखिर इतना प्रोसेस क्यों कर रही है, इतना टाइम दे रही है, एफर्ट दे रही है, एक्सपेंस कर रही है, किस लिए, कि जितना कॉल सीनियर हुआ कम से कम उतना मिल जाए, उससे ज़्यादा मिल जाए तो और अच्छा होता है। लेकिन मिनिमम कितना मिलना चाहिए उसको, जितना कॉल सीनियर, यानी मिनिमम प्राइस री इशू पूछ रहा है, मतलब यहाँ कॉल सीनियर का अमाउंट पूछ रहा है। ठीक है, तो मतलब कॉन्सेप्ट समझिए कि पूछ क्या रहा है, मिनिमम प्राइस एट विच शेयर कैन बी इशूड, तो क्या पूछ रहा है, कॉल सीनियर। तो कॉल सीनियर कितना होगा, तो 100 रुपये का शेयर है और उसमें नॉन पेमेंट हुआ है 30 रुपया और 10 40 रुपया, तो यानी कि पेमेंट कितना हुआ है, पेमेंट कितना हुआ है बताइए, 60 रुपीज़ का पेमेंट हुआ है ना, 60 रुपीज़ पेमेंट हुआ है, मगर हमें कितना पैसा चाहिए, डिस्काउंट कंपनी दे सकती है 60, तो चाहिए कितना, 40 चाहिए, तो 40 रुपीज़ में रीइशू हो सकता है, क्योंकि कॉल सीनियर कितना है, ₹40, 30 + 10। तो अगर पूछता है मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है तो 60 हो जाता आंसर, और मैक्सिमम कितना में रीइशू हो सकता है तो कॉल सीनियर पे कम से कम रीइशू होगा। तो देखिए दोनों ऑप्शन दिया, एग्जाम में हमेशा ऐसे दोनों ऑप्शन देगा कि आप गलती करेंगे तो कौन सा करेंगे, हड़बड़ी में अगर आप बना देंगे तो देखिए यहाँ 60 रुपीज़ लिखा हुआ है, तो आप इसको टिक कर देंगे। तो हमेशा लास्ट सेंटेंस को पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन में, पाइनियर लिमिटेड फॉरफिटेड 160 शेयर्स ऑफ 10 ईच, ठीक है, 160 शेयर फॉरफिट करी है 10 रुपये वाला, और होल्डर हैड पेड ओनली, देखिए नॉन पेमेंट नहीं बोल रहा, पे किया है, यानी ये फॉरफीचर का मनी दिया, कितना, सिर्फ 2 रुपया पे किया, 10 में 2 पे किया, यानी 8 रुपया पे नहीं किया, 8 रुपया अनपेड है, 8 रुपया क्या है, अनपेड। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें से 40 शेयर रीइश हुआ है, तो जब कम रीइश हुआ है तो यानी हमको 40 शेयर का ही डेटा चाहिए कि 40 शेयर का कितना कॉल सिनेरियो होता है, 40 शेयर का कितना सब्सक्रिप्शन शेयर फॉर फीचर होता है, हमको वही चाहिए। तो 40 शेयर रीइश हुआ था एच फुली पेड ₹9, फुली पेड ₹9 मतलब क्या, 1 रुपया डिस्काउंट दिया यहाँ, फुली पेड मतलब 10 रुपया पेड मान के आप 9 में दे रहे हैं, यानी 1 रुपया का डिस्काउंट है। ठीक है, तो गेन ऑन री इशू पूछ रहा है, तो गेन ऑन री इशू क्या होता है, जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है, गेन ऑन री इशू तो वही होता है ना जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। तो अब देखेंगे कि 40 शेयर पे कितना मिला था कंपनी को, सिर्फ 2 रुपया करके मिला था, यानी 80 रुपया मिला था। तो उस 2 रुपया में से भी डिस्काउंट देने में कितना खर्च हो गया, 1 रुपया खर्च हो गया, यानी 80 रुपया में से फिर 40 रुपया खर्च हो गया, तो बचा कितना कंपनी पास, 40 रुपया बचा, तो ये 40 रुपीज आ गया। गेन ऑन री इशू पूछा मतलब क्या पूछा, कैपिटल रिजर्व का अमाउंट पूछा। इसका मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया है, अगर आपको दिक्कत हो बनाने में तो फॉरफिटेड मनी डिवाइडेड बाय फॉरफिटेड शेयर इनटू री इशू शेयर माइनस डिस्काउंट, लेकिन इतने छोटे छोटे क्वेश्चन में उतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ऐसे ही अब रिवीजन करते करते क्या होता है कि हमारा माइंड भी पहले से ज़्यादा डेवलप हो जाता है, तो ईजिली हम समझ सकते हैं कि 40 शेयर पे खाली 2 रुपया मिला है, यानी 80 रुपया मिला है। उस 2 रुपया 80 रुपया में से भी 1 रुपया तो डिस्काउंट दे दिया पर शेयर, यानी 40 रुपया डिस्काउंट दे दिया, तो बचा कितना उसके पास 40, तो जो री इशू करने से उसको प्रॉफिट हुआ है वो सिर्फ 40 रुपया, मतलब 40 रुपया कंपनी के पास बचा रह गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट सेंटेंस पढ़ लेते हैं, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब बताइए ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन सेम हुआ कि नहीं, सेम है, एक ही बात पूछा है। इसी तरह से यहाँ पर भी जब पूछा था तो सेम पूछा था, मैक्सिमम डिस्काउंट और शेयर फॉर फीचर, एक ही बात है। तो एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरह से घुमा के पूछता है, बस हमें ध्यान से क्वेश्चन का जड़ को पकड़ना है कि आखिर क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। एक बार आपने जड़ को पकड़ लिया कि अच्छा इसका मतलब तो ये होता है, इसका मतलब तो ये होता है, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैक्सिमम मिनिमम प्राइस बोला, चीज़ पे री इशू होता है तो कॉल सिनेरियो पूछ रहा है, मैक्सिमम प्राइस, ठीक है, जो डिस्काउंट दे सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट, तो शेयर फॉर फीचर बोल रहा है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट क्या बोल रहा है, शेयर फॉर फीचर। तो ये पहला पेज में जो जहाँ जहाँ मैंने आइटम लिखा है उसको आप ध्यान दे देंगे तो उससे भी आपको आती, बस इतने ही टाइप्स आते हैं, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइप नहीं आता है, रेयरली कोई अलग आता है। तो अब यहाँ पूछ रहे हैं अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा, तो कैपिटल रिजर्व में वही ट्रांसफर होगा ना जो फॉरफिटेड मनी में से डिस्काउंट देने के बाद बचेगा। तो अब देखना है कि क्या हो रहा है। तो 100 शेयर फॉरफिट हुआ है, 50 रुपये वाले था, ठीक है, और 2500 रुपया क्रेडिट हुआ था शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। ठीक है, तो 100 शेयर का 2500 रुपया हुआ था, यानी पर शेयर 25 रुपया क्रेडिट हुआ था, तभी ना 2500 हुआ था, यानी कि 25 रुपया मिला था और 25 रुपया कॉल सीनियर था, यही मतलब हुआ। अब क्या बोला, दिस शेयर्स वर री इशूड एज ₹25 फुली पेड अप, और 25 रुपया फुली पेड अप में इशू हुआ, 50 का शेयर 25 में री इशू हुआ, यानी यहाँ 25 रुपया शेयर फॉर फ्यूचर में गया था और 25 रुपया गया था हमारा कॉल सीनियर में, और यहाँ 25 रुपया बैंक में जाएगा, मिला है, और 25 रुपया जाएगा डिस्काउंट, 25 रुपया का डिस्काउंट है। ठीक है,
तो कंपनी को मिला कितना था पर शेयर 25, और डिस्काउंट कितना दे रही है 25, तो मैक्सिमम डिस्काउंट तो दे दी, 25 मिला था 25 डिस्काउंट दे दी, तो कुछ बचा कंपनी के पास, कुछ नहीं बचा। तो कैपिटल रिजर्व में क्या जाएगा, नो अमाउंट, नील। ठीक है, देखिए यहाँ तक अगर आपको अच्छा लगा है, क्लियर है। आगे का क्वेश्चन फिर मैं बता रही हूँ, सारे मिक्स क्वेश्चन लिए मैंने, कुछ शेयर का लिया है, कुछ पार्टनरशिप का लिया है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ट्राई किए हैं लेने का। पूरा वीडियो को आप लोग देखिए, और अच्छा लगता है तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर लास्ट सेंटेंस पढ़ लेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट पूछ रहा है, तो जब हमारा शेयर का फॉर फ्यूचर होता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट कितना से क्रेडिट होता है, तो क्या बोल रहा है, ऑन अ शेयर ऑफ ₹10 इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2, ₹2 प्रीमियम पे इशू हुआ है शेयर। ठीक है, ₹10 का शेयर है, होल अमाउंट इज कॉल्ड अप, पूरा पैसा कॉल्ड अप है। ठीक है, एंड ₹7 इज रिसीव्ड, पूरा अमाउंट कॉल्ड अप है, और ₹7 रिसीव हुआ है, पूरा अमाउंट कॉल्ड अप है और ₹7 रिसीव हो रहा है। तो यहाँ बोल रहा है शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ, देखिए यहाँ क्वेश्चन में एरर है, क्रेडिटेड नहीं होना चाहिए, यहाँ डेबिटेड होना चाहिए, क्योंकि फॉर फ्यूचर एंट्री में हमारा डेबिट होता है शेयर कैपिटल, और हमारा री इशू एंट्री में क्रेडिट होता है। तो अगर री इशू के हिसाब से भी पूछ रहा है तो हम लोग उसको क्रेडिटेड में फुली पेड अप लेते हैं, तो ₹10 लेते हैं, लेकिन यहाँ नहीं बोल रहा है कि फुली पेड अप है ना, क्या बोल रहा है, 7 इज रिसिव्ड बोल रहा है। मतलब यहाँ फॉरफीचर एंट्री के बारे में पूछ रहा है कि ₹10 में से अगर ₹7 मिला और कॉल्ड अप है, पूरा होल अमाउंट कॉल्ड अप है, तो कितना जाएगा। तो हम लोग इसका रूल याद रखेंगे कि शेयर कैपिटल अकाउंट जब डेबिट होता है तो कॉल्ड अप मनी से होता है, तो होल अमाउंट कॉल्ड अप मतलब पूरा ₹10 कॉल्ड अप है, और शेयर कैपिटल जब क्रेडिट होता है तो पेड अप अमाउंट से क्रेडिट होता है। तो जितना पैसा कंपनी पेड मान रही है लेते समय, जैसे फुली पेड अप बोल दी तो पूरा, 7 पेड अप बोली तो 7, इस तरह से। तो ये दो होता है, एक फॉरफीचर का एंट्री में, एक रीइशू का एंट्री में। तो यहाँ डेबिटेड होना चाहिए और ₹10 होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिलेट टू रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल का मैंने क्विज में भी डाला हुआ है, आप एक बार फिर से देख लो। क्या बोल रहा है, कौन नहीं रिलेट करता है। ये नॉट वाले क्वेश्चन बहुत रिस्की होते हैं, एग्जाम में कई बार हम लोग हड़बड़ी में देखते नहीं है कि नॉट दिया हुआ है, पहला पॉइंट पढ़ते हैं और बोलते हैं अरे हाँ यही आंसर है, और टिक लगा देते हैं, तो इसमें गलती हो जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल। तो हाँ सही बात है, रिजर्व कैपिटल अनकॉल्ड कैपिटल है, जो कॉल्ड अप नहीं हुआ है उसको बोलते हैं रिजर्व। इट कैन नॉट बी यूज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी, किसी कंपनी के लाइफ टाइम में यूज नहीं होता है, क्योंकि ये किस लिए रखा रहता है, वाइंड अप के समय यूज करने के लिए। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल। तो हाँ सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट है। और यहाँ पूरा इट कैन बी यूज फॉर राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉस, जिसको इसलिए रखा गया है कि वाइंड अप के समय यूज होगा, उसको कैसे यूज कर लेगा लॉस राइट अप करने के लिए। तो सी नंबर हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द डायरेक्टर्स ऑफ नीलकमल लिमिटेड फॉरफिटेड 70,000 शेयर ऑफ 10 इज 10 कॉल्ड अप, 10 का शेयर 10 कॉल्ड अप, नॉन पेमेंट ₹1, नॉन पेमेंट है या पेमेंट, ये ध्यान देना। हाफ ऑफ द शेयर इज री इशूड, यानी 17,000 का आधा कितना होता है, 35,000 शेयर री इशू हुआ है। आगे क्या बोल रहा है, कैसे री इशू है, 20 में, एज फुली पेड अप। फुली पेड अप मतलब ₹10 पेड अप, ₹10 पेड मान के 20 ले रही है कंपनी से, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम पे दे रही है, मतलब यहाँ डिस्काउंट में शेयर फॉरफीचर का पैसा खर्च नहीं हो रहा है। ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर द फॉलोइंग अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा, तो कोई डिस्काउंट देने में खर्च हुआ ही नहीं, यानी जितना फॉरफिट हुआ होगा उतना ट्रांसफर होगा, मगर ट्रांसफर कितना का होगा, 70,000 का नहीं, जितना रीस हुआ उतना का, यानी 35,000 शेयर का कितना मिला कंपनी को, ₹10 में से एक नहीं मिला, यानी ₹9 मिला, तो 9 से मल्टीप्लाई हो जाए तो 3 0, 5 9 जब 45, और 9 3 जब 27, और 27 और 4 31, 3,15,000 आंसर आ जाएगा डी नंबर। ठीक है, तो ये शेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे जिसको हमने डिस्कस किया। आगे हम लोग पार्टनरशिप का भी क्वेश्चन देखेंगे। पार्टनरशिप के कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ, क्योंकि सारे एमसीक्यूज डिफिकल्ट ही नहीं होते हैं, कुछ एमसीक्यूज इजी भी होते हैं, और इजी वाले भी हम लोग गलत करके आ जाते हैं कन्फ्यूजन में। तो देखिए क्या है, हैविंग अ पार्टनरशिप डीड इज मैंडेटरी, नॉट मैंडेटरी, बोथ, नन। तो पार्टनरशिप डीड होना मैंडेटरी नहीं होता, ये हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, लेकिन फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए पार्टनर्स क्या करते हैं, उसको रिटर्न रखते हैं मोस्टली, मगर वो मैंडेटरी नहीं है कि एकदम रिटर्न होना चाहिए। फिर क्या बोला, प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 आर अप्लाइड,
कब पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविजन को अप्लाई करेंगे? तो इसका क्या आंसर होता है? जब बिजनेस के पास अपना पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तब उसको फॉलो करना पड़ता है पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो अब ऑप्शन देखेंगे, इफ अ पार्टनरशिप डीड डज नॉट एक्सीड, तो पहले ही दे दिया है, तो यही हमारा आंसर है कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तब। फिर क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पहला होता है। ध्यान दीजिएगा कि जब 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या 4 मार्क्स का, और कई बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने होता है तो उसमें क्लोजिंग कैपिटल दे देता है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। तो उस केस में हम लोगों को ओपनिंग बैलेंस निकालना पड़ता है कैपिटल का, और उसके बाद तब उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है। और ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का कैसे निकालते हैं, जैसे हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम में स्टैंडर्ड 11 में निकालते थे कि क्लोजिंग कैपिटल है तो उसमें ड्राइंग ऐड हो जाएगा, लेस प्रॉफिट हो जाएगा, तब जाके ओपनिंग कैपिटल निकलेगा, लेस एडिशनल कैपिटल हो जाएगा। मतलब जिसकी वजह से कैपिटल बढ़ा है उसको घटाएंगे, जिसकी वजह से घटा है उसको बढ़ाएंगे, तो हमारा ओपनिंग बैलेंस मिल जाएगा। जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग ऊपर से नीचे आते थे तो प्रॉफिट को जोड़ते थे, ड्राइंग को माइनस करते थे। अब नीचे से ऊपर जाना है तो उल्टा काम कर देंगे, बस ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगा, फिर उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देंगे, तो ओपनिंग कैपिटल आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद क्या बोलता है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है और पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या वो अलाउ होता है? अलाउ ही नहीं होता है, तो नॉट अलाउड। ठीक है, फिर क्या है अगला क्वेश्चन, अंजू एंड संजू आर पार्टनर्स इन अ फर्म, द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12% पर एनम, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड। यही हमारे काम का है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा टू ट्रांसफर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इन पीएल अप्रोप्रिएशन। तो पीएल अप्रोप्रिएशन में क्या लिखते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और जो बाई होता है वही तो डेबिट बनता है, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है, क्या है क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन दिखा नहीं था, मैंने पेपर ऊपर नहीं ड्रॉ ये किया था, ड्रैग किया था। तो अंजू संजू पार्टनर्स हैं और एग्रीमेंट प्रोवाइड करता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12% पर एनम मिलना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, पीएल अप्रोप्रिएशन में। तो पीएल अप्रोप्रिएशन में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाता है, तो बाय क्या लिखा आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जाता है तो वही बाय डेबिट बन जाता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, अक्षर, भानु एंड जुबीन आर पार्टनर्स इन अ फर्म विदाउट अ पार्टनरशिप डीड। ये हमारा की पॉइंट है कि पार्टनरशिप डीड नहीं है उनका, यानी क्या अप्लाई होगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932। और डिस्प्यूट अरोज, एक डिस्प्यूट हो गया अमंग देम एट द एंड ऑफ ईयर व्हेन फाइनल अकाउंट्स वर बीइंग ड्रॉन, भानु डिमांडेड इंटरेस्ट ऑन हिज लोन एट ऑफ ₹10 लाख एट द रेट 10% पर एनम। तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन किस रेट पे मिल सकता है, 10% नहीं मिल सकता है, क्या मिल सकता है, 6% पर एनम। तो 6% पर एनम से निकाल देंगे 10 लाख का 6% पर एनम, तो कितना आना चाहिए, 2 जीरो चल जाएगा, 6 1 जा 6, तो 60,000, तो 60,000 इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 60,000। ठीक है, ये 60,000 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन 1 जनवरी 2024 अ पार्टनर गेव लोन ऑफ ₹10 लाख टू फर्म इफ द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है पार्टनरशिप डीड, नहीं एग्जिस्ट करता है मतलब कितना मिलेगा, 6% मिलेगा। और कब लोन दिया है, जनवरी में, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का मिलेगा, तो 3 मंथ का 6% एंड 3 मंथ। तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, 10 लाख रुपीज इंटू 6/100 और इंटू 3/12, बस ये कैलकुलेशन करना है। तो 2 जीरो 2 जीरो जाएगा, 6 1 जा 6 2 जा चला जाएगा, अब 2 से इधर कैंसिल होगा, तो 2 5 जा 10, 1 2 3, 5 3 जा 15,000, तो आंसर क्या आ जाएगा, 15,000। ठीक है, मतलब हमें यहाँ क्या काम आया बताइए, यहाँ रूल काम आया। हम लोगों को लगता है अकाउंटेंसी में थ्योरी पढ़ के क्या करना है, सम पढ़ लेना है, सम पढ़ लेना है, लेकिन यहाँ पे काम क्या आ रहा है, सम काम नहीं आया, यहाँ थ्योरी काम आया। क्या काम आया कि इफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा। और पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन केवल 6% पर एनम से दिलाएगा। और यहाँ पे डेट बोलता है 1 जनवरी 2024 कि हमको जनवरी से मार्च तक का ही देना है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है एग्जाम में तो बच्चे कर नहीं पाते, इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, सिंपल है, लेकिन हड़बड़ी में या तो बच्चे 1 साल का दे देते हैं या ध्यान नहीं देते हैं कि रूल क्या कहता है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पार्टनर हैड ओपनिंग कैपिटल ऑफ 5 लाख, ओपनिंग कैपिटल दिया है 5 लाख, ही इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल 2 लाख और 2 लाख कैपिटल लाया, कब लाया, 1 जुलाई को। पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, पार्टनरशिप डीड नहीं है,
ही विल रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? नहीं मिलेगा, यानी इतना कैलकुलेशन का काम ही नहीं है, सिंपल लिख देंगे नहीं मिलेगा, नील। ठीक है, तो यहाँ भी कौन काम किया? हमारा कॉन्सेप्ट काम किया कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंशु एंड निशा आर पार्टनर्स हैविंग ओपनिंग कैपिटल्स ऑफ 5 लाख ईच। 5 लाख ईच मतलब दोनों का 5-5 लाख है, विदाउट अ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड नहीं है। निशा ऑन जून 1 2023 इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल एंड एडवांस लोन, और लोन भी दी, कैपिटल भी लगाई और लोन भी दी। कब दी लोन? 1 अक्टूबर को। इंटरेस्ट पेएबल टू निशा विल बी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता है क्योंकि डीड नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन तो मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। कितना मिलेगा? 6% पर एनम से। और कब इंट्रोड्यूस किए? 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर से मार्च कितने महीने होते हैं? 6 मंथ। तो कैलकुलेट कर लेंगे, 1 लाख इंटू 6% मतलब 6/100, और 6 मंथ यानी 6/12। 2 0 चला गया, 6 1 जा 6 2 जा हो गया, 2 से 3 टाइम में 3 1 जा 3 पे 3 0, तो कितना आ गया? 3000। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट नहीं करता क्या होगा? इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड ऑन ड्राइंग, ऑन ड्राइंग बोल दिया मतलब ये नहीं होगा। इंटरेस्ट विल बी चार्ज 7%, ऑन ड्राइंग होता ही नहीं है। इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्राइंग, कोई भी परसेंट हो, इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं होता है। इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज, तो ये हमारा आंसर हो। क्लियर है? तो ये मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस लिए थे पार्टनरशिप के। अब आगे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मोहित रोहित वर पार्टनर्स इन अ फर्म विथ कैपिटल 80,000 एंड 40,000। द फर्म अर्न अ प्रॉफिट 30,000। मोहित शेयर्स ऑफ प्रॉफिट विल बी, तो मोहित का जो प्रॉफिट होगा, तो जब क्वेश्चन में बोला नहीं क्या रेशियो है, कैपिटल दे दिया, तो इसका मतलब कैपिटल रेशियो होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रूल है जब रेशियो नहीं दिया है मतलब इक्वल रेशियो है तो 1:1 में जाएगा। तो 1:1 में जाएगा मतलब 15,000 मोहित का होगा, 15,000 रोहित का होगा। तो यहाँ मोहित का पूछा है तो मोहित का कितना हो जाएगा? 15,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राम एंड मोहन आर पार्टनर्स, दे ड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 60,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। कितना कितना निकाला? 60 और 40। इंटरेस्ट इज चार्जेबल 6% पर एनम। व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो जब नहीं बोला कि कब है, टाइम तो दिया नहीं कि हम वहाँ से मंथ काउंट कर लें, तो जब कुछ नहीं दिया तो कितने मंथ के लिए निकालते हैं? 6 मंथ के लिए निकालते हैं, यानी इंटू 6/12 हो जाता है, मतलब हाफ हो जाता है। तो इसका 6%, 6 या 36 हो रहा है। 3600 का हाफ क्या होगा? 1800। ठीक है, तो 1800 वाला कौन सा? ये है। उसके बाद इसका भी देख लीजिए, 6 4 या 24 का हाफ क्या होता है? 1200। तो ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन ओरली बन जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोहन ड्रॉज ₹10,000 पर मंथ ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। एवरी मंथ का लास्ट होने से कितना होता है? 5.5 होता है। ठीक है, 5.5/12 फॉर इज पर्सनल यूज। इफ इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज 5% पर एनम, इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम हिज अकाउंटिंग ईयर विल बी। तो अब क्या करना है हमें? तो 10,000 पर मंथ निकाल रहा है, यानी एक साल में 12 बार निकाल रहा है। तो 12 1 जा 12 और 1 2 3 4 0। मैंने हमेशा बोला है कि 0 को काउंट करके लीजिए। ठीक है, क्योंकि 0 काउंट नहीं करते हम लोग तो क्या होता है, कई बार हम लोग 4 के बदले 5 या 4 के बदले 3 0 ले लेते हैं, गलत हो जाता है। अब 1,20,000 को हमको क्या करना है? 5.5/12 टाइम पीरियड है और परसेंट है 5/100। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब ये पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा? एक और 0 आएगा। 3 0 3 0 कैंसिल हो गया। 12 1 जा 12 1 जा कैंसिल हो गया, एक 0 है। अब मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 5 जा 25, 2 बचा, 5 5 जा 25 और 2 27, 2750। यानी आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। कैलकुलेशन समझ है क्या है? जो अमाउंट था इंटू 12 किए, क्योंकि पर मंथ निकाल रहा है तो साल में 12 बार निकाल रहा है। लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ के लिए याद रखना है कि 5.5 होता है हमारा। और इसका मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, सेशन के शुरुआत में भी, आपको शॉर्ट्स में भी मिल जाएगा कि एवरेज पीरियड कैसे लेते हैं, उसको देख लेना है। और 5% इसका रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। अभय एंड रवि वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन रेशियो 2:1। यहाँ रेशियो दे दिया। ड्यूरिंग द ईयर अभय विड्रू 6,000 इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। तो बिगनिंग ऑफ ईच मंथ का टाइम पीरियड क्या होता है? 6.5 होता है। ठीक है, बिगनिंग ऑफ ईच मंथ का टाइम पीरियड क्या होता है? 6.5। एंड के लिए 5.5 और बिगनिंग के लिए 6.5। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज 6% पर एनम।
द एवरेज पीरियड फॉर कैलकुलेशन विल बी, तो ये तो 6.5 होता है, वही पूछा है 6.5 मंथ, 0.5 मतलब हाफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इफ अ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन बाय अ पार्टनर एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर एक क्वार्टर के एंड में, तो हर एक क्वार्टर के एंड में हमारा एवरेज पीरियड होता है 4.5। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑन द टोटल अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड फॉर, तो 4.5 मंथ के लिए कैलकुलेट होगा। तो 4.5 मंथ कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है हमारा, आ गया 4.5 मंथ। इसका मैं एक टेबल बना के यहाँ पे आपको शॉर्ट रिवीजन दिखाई देती हूँ, उसको आप लोग ध्यान रखना, जो लोग भूल गए होंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का, आईओडी का टाइम पीरियड। ठीक है, एक होता है बिगिनिंग ऑफ, एक होता है मिडिल और एक होता है एंड। ठीक है, ईच मंथ दिया रहता है, ईच मंथ, और एक रहता है हाफ ईयरली यानी 6 मंथ, और एक होता है क्वार्टरली। ठीक है, यानी 3 मंथ। तो अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोल रहा है तो 6.5, मिडिल ऑफ ईच मंथ 6 और एंड ऑफ ईच मंथ 5.5। इसको याद रख सकते हैं आप लोग इस तरह, 6.5 6.5, 6 5.5। हाफ ईयरली बोल रहा है तो 3.5, 3 2.5। ठीक है, 3.5, 3 2.5। क्वार्टरली बोल रहा है तो 7.5 और 6 और 4.5, यहाँ थोड़ा ज़्यादा का डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो ये 6 से यहाँ 1.5 ज़्यादा है और यहाँ 1.5 कम है। ये पूरा टेबल है इसका, तो ये भी आपको हेल्प करेगा। टेबल नहीं दिख रहा है तो ये देखिए मैं दिखा दे रही हूँ। ये आपका हो गया क्या, ईच मंथ के लिए 6.5, 6 5.5, हाफ ईयरली के लिए 3.5, 3 2.5, और क्वार्टरली के लिए 7.5, 6 और 4.5। ये बिगिनिंग का कॉलम, ये मिडिल का कॉलम, ये एंड का कॉलम। तो इसको आप लोग मेमोराइज कर सकते हैं, इससे भी बहुत सारा सम आपका बन जाएगा या एमसीक्यू सॉल्व करने में भी हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्ट मेथड इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ। तो याद कीजिए जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीखते थे तो एक सिंपल मेथड सीखते थे जिसमें टाइम दिया रहता था, टाइम से लेके मार्च तक का कैलकुलेट करके और निकाल देते थे, और एक प्रोडक्ट मेथड सीखते थे जिसमें सारे अमाउंट को वेटेज से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो प्रोडक्ट मेथड किसके लिए यूज होता था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोहन, मयंक एंड मदन आर पार्टनर्स, देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8% पर एनम। पार्टनरशिप डीड क्या बोल रहा है कि 8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा। मयंक विड्रू फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट मतलब एक फिक्स सम हर महीने निकाल रहा था, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, मिडिल बोल दिया यानी कितना टाइम पीरियड हो गया, 6 मंथ, यानी 6/12 से मल्टीप्लाई होगा। और हिज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंटेड टू 24,000, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है, ध्यान देना है कि ये ड्राइंग नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब आंसर यहाँ दे दिया है और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ मंथली ड्राइंग। तो मान लीजिए मंथली ड्राइंग जो अमाउंट था वो तो हमें पता नहीं क्या है, लेकिन हमें ये तो पता है कि जो मंथली ड्राइंग होता था उसको हम 12 से मल्टीप्लाई करते थे, तो जो अमाउंट आता था, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते थे, कैलकुलेट करते थे। तो मान लीजिए एनुअल अमाउंट को एक्स मान लीजिए, तो एक्स है, तो एनुअल अमाउंट एक्स है, तो एक्स का कितना परसेंट, 8%, और कितना दिन के लिए, 6/12 मंथ के लिए कितना आ रहा है, 24,000, ऐसा आ रहा है। तो अब इसको कैंसिल करते हैं, 6 1 जा 6 2 जा, 2 से 4 टाइम में, 4 से इधर 6 टाइम में। ठीक है, ऊपर ऊपर कैंसिल हो गया, इधर नीचे लग, ये दोनों जीरो इधर चला जाएगा, यानी एक्स इक्वल आ गया 6 लाख। तो एक्स जो 6 लाख आया है आपका, 1 साल का आया। तो मंथली ड्राइंग पूछा है ना, क्या पूछा, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ मंथली, तो मंथली मतलब 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, 12 5 जा 60, ठीक है, तो 50,000। तो मंथली ड्राइंग क्या हो गया, 50,000। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस कभी कभी 3 मार्क्स में भी आ जाते हैं, तो उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रमेश, राहुल एंड रमन आर पार्टनर्स, रमन विथड्रू 20,000 पर मंथ इन द मिडिल ऑफ मंथ, बीच में निकाल रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हुआ 7,200, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ भी दिया हुआ है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या होगा, 20,000 पर मंथ निकाल रहा है, तो उसको 20 को 2 से मल्टीप्लाई करें, सॉरी 12 से मल्टीप्लाई करें, 12 2 जा 24, 24 पे 1 2 3 4 0, 1 2 3 4, ठीक है, इन्हें आ गया कितना, 2,40,000। अब इसको अब क्या करना है, इंटू मिडिल ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या हुआ, 6/12, तो इंटू 6/12 होगा। अब रेट पता नहीं है, रेट पता नहीं है, यानी x/100 कर दिए, रेट को x मान लिए, तो इक्वल जो पता नहीं है उसको x मान लीजिए। कितना आ रहा है, 7,200, इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं, 6 1 जा 6 2 जा, ये 2 0 2 0 इधर कैंसिल,
2 से ये कट गया 12 और ये 2 जीरो 1200 आ गया 1200। अब इस 1200 को इधर नीचे भेजना होगा तो x इक्वल 7200 डिवाइडेड बाई 1200। ठीक है, दोनों जीरो जीरो कट गया, 12 1 जा 12 6 जा, यानी कितना आ गया आंसर 6%। ठीक है, क्लियर है ये वाला। देखिए ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसको आप लोगों को ध्यान देना है। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मगर इस तरह के क्वेश्चन आने से बच्चे फंस जाते हैं तो उसको ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, मोहन अ पार्टनर विड्रॉज 20,000 ऑन 1 अप्रैल 23। यहाँ डेट दे दिया, 1 अप्रैल को निकालना मतलब क्या, पूरा 1 साल का उसको मिल होगा। ठीक है, एंड 40,000 ऑन 1 अक्टूबर, मतलब ये 6 मंथ का होगा, ये पूरा 1 ईयर का है, पूरा एक का। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम विल बी चार्ज। तो 6% पर एनम से अब हमको इसका इंटरेस्ट निकालना है। किसका निकालना है, ये 20,000 का भी निकालना है और ये 40,000 का भी निकालना है। तो 20,000 का अप्रैल से मार्च, तो 20,000 का अप्रैल से मार्च यानी 6%। तो 6% कितना आ जाएगा, 2 जीरो कैंसिल होगा, 6 2 जा 12, 12 पे 2 जीरो। 40,000 का अक्टूबर से मार्च, तो 40,000 का 6% इंटू 6/12, क्योंकि डेट दिया हुआ है तो डायरेक्ट हमको डेट लेने हैं। तो अब 6 4 जा कितना, ये 6 1 जा 6 2 जा 12 कैंसिल हो गया, और ये 2 3 जा 4 3 जा कितना है 12, तो 1200, दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 2400। तो ये हम लोग यहाँ लेंगे। कैंसिल करते समय ध्यान देंगे, जैसा अभी मेरा छूट रहा था, छूटना नहीं चाहिए, कभी कभी एक डिजिट छूट जाता है और हम लोग ओवर कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 2400। और इस टाइप के क्वेश्चन में याद रखना है कि यहाँ इंटू 12 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा ये नहीं है, पर मंथ नहीं बोल रहा है। जब पर मंथ बोलेगा तो ही 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, पर क्वार्टर बोलेगा तो ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ ईयरली बोलेगा तो ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस बात को हम लोगों को ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट डील्ड थ्रू पीएल अप्रोप्रिएशन। तो पीएल अप्रोप्रिएशन में क्या नहीं लेते हैं, पार्टनर सैलरी तो लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल लेते हैं, पार्टनर कमीशन लेते हैं, क्या नहीं लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। क्यों, क्योंकि ये पीएल अकाउंट में जाता है। क्यों जाता है पीएल अकाउंट में, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि चाहे प्रॉफिट हो या ना हो देना ही पड़ेगा। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर है बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, विदित एंड सीमा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2। देयर कैपिटल्स वर 1,20,000 एंड 2,40,000। ठीक है, दे वर टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। तो कैपिटल कितना था उन लोगों का, विदित का और सीमा का। कैपिटल देखिए क्या था, 1,20,000 था और 2,40,000 था। तो 1,20,000 और 2,40,000, तो 1,20,000 का 10% होता है 12,000, 2,40,000 का 10% होता है 24,000, दोनों का टोटल होता है 36,000। और क्या कंपनी के बिजनेस के पास प्रॉफिट है, उतना प्रॉफिट है 18,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देगा, तो जब भी इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो जाता है हमें याद रखना है कि जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है वो एप्रोप्रिएशन है, चार्ज नहीं है कि लॉस भी हो तो देना है। यहाँ नहीं बोल रही कि लॉस हो रहा है तब भी दीजिए आईओसी, यहाँ आईओसी एप्रोप्रिएशन है, तो प्रॉफिट जितना है उतना ही मिलेगा। तब उतना ही मिलेगा तो किस रेशियो में मिलेगा, तो एप्रोप्रिएशन रेशियो में मिलेगा। किस रेशियो में मिलेगा, एप्रोप्रिएशन। तो एप्रोप्रिएशन जो जो दिया रहेगा उस रेशियो में। तो यहाँ तो एक ही एप्रोप्रिएशन है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल रेशियो में ही जाएगा। तो आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो दो तरीका आपके पास कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए और उसका रेशियो चेंज किए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो वही आना है ना जो कैपिटल, दोनों का 10% 10%, यानी 12:24 यानी 1:2 का रेशियो बन रहा है। क्या रेशियो बन रहा है, 1:2। तो 18,000 को हमको 1:2 का रेशियो में बांटना है। तो विदित पहला पार्टनर है तो उसको 1/3 मिलेगा, तो 3 6 यानी 6,000। तो आंसर क्या हो जाएगा 6,000। ठीक है, ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं और बच्चे गलती करें। जितने तरह के एमसीक्यू आते हैं मैंने चुन चुन को लिए हैं, तो अगर आप सारा क्वेश्चंस कर लोगे तो एमसीक्यू आपका छूटने के चांस बहुत कम हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस मैं फिर शेयर से ले रही हूँ, जैसा कि मैंने बोला जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस लग रहे हैं मैं उठाने की कोशिश कर रही हूँ। तो क्या है नॉमिनल कैपिटलिस्ट, नॉमिनल कैपिटल क्या होता है, तो नॉमिनल कैपिटल किसको बोलते हैं, नॉमिनल कैपिटल बोलते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल को। ठीक है, और वो रजिस्टर्ड कैपिटल क्या है, मैक्सिमम लिमिट है किसी कंपनी का जितना वो शेयर इशू कर सकती है। तो आप एक एक ऑप्शन देखिए, दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज इशूड, यहाँ कैंसिल हो गया, इशूड नहीं है। द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज एक्चुअली अप्लाइड
बाय शेयर होल्डर, तो ये अप्लाइड शेयर नहीं होता है। द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज पेड, ये भी नहीं होता है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर दैट अ कंपनी इज ऑथोराइज टू इशू, यानी कि यही हमारा आंसर है, डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दैट पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल का वो पार्ट विच इज एक्चुअली इशूड, जो इशू हुआ है पब्लिक को, उसको क्या बोलेंगे, तो इशूड कैपिटल बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सब्सक्राइब कैपिटल इज, सब्सक्राइब कैपिटल क्या है, मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड है शेयर का। सब्सक्राइब कैपिटल क्या है, तो सब्सक्राइब कैपिटल कौन सा कैपिटल होता है, जो पब्लिक ने लिया है, सब्सक्राइब किया है। तो दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज विच इज इशूड, नहीं, दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज बीन एक्चुअली सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, यानी यहाँ हमारा आंसर मिल गया हमें। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पस फॉर विच सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट कैन बी यूज। सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट किसके लिए नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है, कौन सा पर्पस नहीं है जिसके लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। तो क्या बोल रहा है, इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर, इसके लिए यूज किया जा सकता है। इशूइंग पार्टली पेड बोनस शेयर टू द शेयर होल्डर, जो पार्टली पेड बोनस शेयर्स है उसको इशू करने के लिए। राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ऑफ द कंपनी और परचेजिंग इट्स ऑन शेयर्स। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है वो फुली पेड शेयर के लिए अलाउड है, ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ करने के लिए अलाउ है, और बाय बैक ऑफ शेयर के लिए भी अलाउड है। तो किसके लिए अलाउड नहीं है, पार्टली पेड बोनस शेयर के लिए अलाउड नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अक्षिता लिमिटेड स्टोर फुली पेड शेयर्स ऑफ ₹5 लाख इन परचेज कंसिडरेशन ऑफ नेट एसेट्स ऑफ 4,70,000। 4,70,000 का एसेट खरीद रही है और 5 लाख रुपए का वो शेयर दे रही है। ठीक है, यानी कि डेबिट में हमारा क्या जा रहा है 470, क्रेडिट में परचेज कंसिडरेशन कितना जा रहा है 5 लाख, मतलब डेबिट साइड कम हो रहा है। तो कितना कम हो रहा है 30,000, तो कहाँ जाएगा, तो डेबिट होगा। और क्या, कहाँ, कौन सा अकाउंट में डेबिट होगा, गुडविल अकाउंट में। हमें पता है कि गुडविल में डेबिट होता है, तो डेबिटेड और गुडविल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट पोर्शन ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट विच हैज बीन एक्चुअली रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर से रिसीव हो चुका है उसको क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन है हमारा पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, रिजर्व और सब्सक्राइब। रिजर्व और सब्सक्राइब तो बोलते ही नहीं है। पेड अप और कॉल्ड अप में जितना कॉल करती है कंपनी उसको कॉल्ड अप, और जितना शेयर होल्डर पे करते हैं उसको पेड अप। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, पेड अप कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इसमें कंफ्यूजन होता है क्योंकि। तो पहला सेंटेंस क्या है, द शेयर्स ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। तो ये क्या बोल रहा है, फ्रीली ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो क्यों नहीं हो सकता है, डीमेट अकाउंट के थ्रू लोग करते हैं। फिर क्या है, पेड अप कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड अप। तो पेड अप कॉल्ड अप नहीं होता है। कॉल्ड अप मतलब जिसने जितना कॉल किया है कंपनी ने। द कंपनी कैन नॉट रेज मोर कैपिटल देन द अमाउंट ऑफ कैपिटल एज स्पेसिफाइड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कंपनी उससे ज़्यादा कैपिटल रेज नहीं कर सकती है जितना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है। तो कंपनी के पास जितना अथॉरिटी है ऑथोराइज कैपिटल इशू करने का, उतना तक वो इशू कर सकती है। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्या है, द पार्ट ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल विच इज कॉल्ड ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व तो नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। तो ये हमारा सबसे स्ट्रांग पॉइंट है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड, जब फॉरफिट होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विथ। तो किससे डेबिट होता है, कॉल्ड अप कैपिटल से डेबिट होता है। ये बार बार मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस करवाया है, इसको ध्यान रखना है कि फॉरफिचर में शेयर कैपिटल कॉल्ड अप अमाउंट से डेबिट होगा। अ कंपनी फॉरफिटेड 400 शेयर्स, 400 शेयर फॉरफिट करिए 110 ईच का। तो ऐसा क्वेश्चन में क्या बोला मैंने, पहले लास्ट पढ़िए क्या बोला, ऑन फॉरफिचर ऑफ दिस शेयर शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। डेबिटेड कितना से होती है, कॉल्ड अप मनी से। तो कितना कॉल किया है, तो 8 रुपये का शेयर है, 10 का शेयर है, 8 रुपीज़ कॉल्ड अप है, यानी 8 रुपया कॉल्ड अप है तो 8 रुपया होगा। तो 8 इंटू 4 कितना होगा, 8 4 जा 3200। तो सी नंबर आंसर होगा। ठीक है, यहाँ आंसर ऑप्शन नहीं दिख रहा है आपको, ये देखिए 4000 है, 800 है, 3200 है, 2000 है। तो 400 शेयर और 8 कॉल्ड अप। तो कॉल्ड अप जाता है शेयर कैपिटल में डेबिट में, तो बस 3200 हो जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए और उसको अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, पार्टनरशिप से है। क्या बोला, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म आर। जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, कब कब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, जब चेंज इन PSR हो,
जिस समय हमारा एडमिशन हो किसी पार्टनर का, रिटायरमेंट हो या डेथ हो, सारा रिकॉन्स्टिट्यूशन है। तो क्या क्या करना पड़ता है? एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल करना होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व करना होता है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी करना होता है, मतलब सब करना होता है। तो ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इनटू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फॉर्म? कौन रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं है फॉर्म का, ठीक है। तो देखिए, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी तो रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो, तो डिसॉल्यूशन है, ये नहीं, यही आंसर है। बाकी सब रिकॉन्स्टिट्यूशन है, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन पीएसआर, डेथ, सब, ठीक है। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या हो गया? एग्रीमेंट चेंज हो रहा है पार्टनर्स के बीच, फॉर्म 1 नहीं हो रही है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 3:2, ठीक है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, यानी 1:1 आ गया, ठीक है। यानी ये ओल्ड रेशियो हो गया और ये न्यू रेशियो हो गया। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 60,000, ठीक है। गुडविल फॉर्म का क्या है? 60,000 है। वैल्यूड गुडविल है। वैल्यूड गुडविल को हम किस रेशियो में डालते हैं? G/S में डालते हैं। तो एडजस्टमेंट एंट्री बोर्ड है, यानी गेन टू सेक्रीफाइस का एंट्री बोर्ड है। मतलब हमें यहाँ सबसे पहले गेन सेक्रीफाइस निकालना होगा। तो या तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा सकते हैं या सेक्रीफाइसिंग, जो लगाना हो। तो हम सेक्रीफाइस का लगा रहे हैं। सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो किसका किसका है? एक्स का और वाई का। तो एक्स का ओल्ड रेशियो क्या है? 3/5। वाई का ओल्ड रेशियो क्या है? 2/5। माइनस न्यू रेशियो क्या है दोनों का? 1/2, 1/2, ठीक है। अब यहाँ क्या आ जाएगा? 5 2 10 आ गया, 3 2 6 माइनस 5, ये आ गया 1/10। ये सेक्रीफाइस कर रहा है, सीधा सीधा माइनस हुआ है। दूसरे का क्या आएगा? तो ये देखिए, अंडरस्टूड है कि अगर दो ही पार्टनर है, एक 1/10 सेक्रीफाइस करे तो दूसरा 1/10 गेन करेगा। मैं करके दिखा दे रही हूँ। तो 4 माइनस 5, तो ये -1/10 आ रहा है, मतलब कि ये गेन कर रहा है। माइनस आ रहा है, गेन कर रहा है, यानी 1/10 गेन कर रहा है वाई, और एक्स कर रहा है सेक्रीफाइस। तो जर्नल होता है G/S, यानी वाई डेबिट हो जाएगा और एक्स क्रेडिट होगा। कितना अमाउंट से? तो जो अमाउंट दिया हुआ है 60,000 इंटू 1/10, तो क्या आएगा? 6,000। तो 6,000 से हमको क्या करना है? वाई डेबिट और एक्स क्रेडिट। तो खोजिए वैसा ऑप्शन, वाई डेबिट एक्स क्रेडिट 6,000। तो आ गया क्या? थर्ड नंबर का ए नंबर आंसर, ठीक है। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। बहुत टाइम नहीं लगेगा, ये सब क्वेश्चन क्विक नहीं करना है, लेकिन मैक्सिमम कोशिश करना है कि अगर हम इसको रीडिंग टाइम में ही कर पाते हैं माइंड कैलकुलेशन के थ्रू, या यानी ये तो वो ज़्यादा हमारे लिए आसान होगा। अगर पेंसिल से आप हल्का कैलकुलेशन करना आपको पॉसिबल हो पाता है तो वो और जो नहीं कर पाते हैं तो ठीक है ना, मान लीजिए आपने 20 में से 10 12 15 कर लिए हैं MCQ, तो एक दो ही आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बाद में ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A, B and C are partners sharing profits in the ratio 5:3:2. They decided to share future profits in the ratio 2:3:5. तो ये ओल्ड रेशियो है और ये न्यू रेशियो है, ठीक है। What will be the accounting treatment of workman compensation reserve appearing in the balance sheet on the date when no other information is available for the same, ठीक है। तो जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो WCR तो एक्यूमुलेटेड ये है, तो हमेशा ओल्ड रेशियो में जाता है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व किस रेशियो में जाता है? ओल्ड रेशियो में। तो अब आगे क्या बोल रहा है? अब रूल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग पार्टनर इन देयर कैपिटल रेशियो नहीं जाएगा, एमंग पार्टनर इन न्यू रेशियो ये भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो, यानी यही सही आंसर है, इसको लेना है हमें, ठीक है। फिर क्या है? द रेशियो इन विच one or more partners of a firm sacrifice their share of profit in favor of one or more partner of the firm is known as। तो सिंपल सा है, क्या करना है? क्या होगा? वो किस रेशियो में जाएगा? तो वो सेक्रीफाइस रेशियो हो सकता है, या फिर कोई गेन भी तो कर सकता है, गेन रेशियो हो सकता है। तो इधर ए और बी होगा, ठीक है। तो सेक्रीफाइस वर्ड देके खाली हम पहला नहीं लगा देंगे कि सेक्रीफाइस रेशियो, देखेंगे अरे सेक्रीफाइस निकालते समय कभी कभी गेन भी तो निकलता है, तो या तो सेक्रीफाइस रेशियो होगा या तो गेन रेशियो होगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? इधर ए और बी, या तो सेक्रीफाइस कर सकते हैं या तो गेन कर सकते हैं। रेशियो चेंज होने से दोनों में से कोई एक इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ आव्या दिव्या काव्या पार्टनर हैं, इक्वल पार्टनर, इक्वल है यानी 1:1:1 ओल्ड रेशियो है। दे डिसाइड टू चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2। उसके लिए गुडविल वैल्यूड हुआ है। सिमिलर क्वेश्चन जैसा भी हम लोग एक क्वेश्चन पहले किए थे। द जर्नल एंट्री ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होता है? हमेशा G/S होता है। तो G/S के लिए हमें गेनिंग रेशियो चाहिए, तो फिर क्या कर रहे हैं हम लोग? सेक्रीफाइस रेशियो निकाल रहे हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। उसके बाद हम लोग किसका किसका नाम लिखेंगे? आव्या, वर्किंग नोट है तो शॉर्ट में लिख देते हैं, ADK लिख देते हैं हम, ठीक है। उसके बाद क्या है?
ओल्ड रेशियो क्या था 1/3 1/3 1/3। ओल्ड का पोजीशन पे ओल्ड लिख दिया, हड़बड़ी में गलत नहीं लिखना है इसलिए सीधा पहले ही लिख दिया। फिर ये 4/9 3/9 और 2/9। अब इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब क्या आएगा 9 आएगा एलसीएम, ये 3 3 जा 9 हो रहा है यानी यहाँ 3 हो जाएगा -4, ठीक है। तो अब ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 1/9। ये गेन आ रहा है, गेन आ रहा है क्यों, क्योंकि माइनस में आया, -1 आ रहा है मतलब ये गेन है, ठीक है। फिर दूसरे का कैलकुलेट करेंगे तो इसका भी 9 आएगा एलसीएम, तो ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो 3 माइनस ये भी 3, तो ये क्या हो जाएगा 0, मतलब नो गेन नो सेक्रीफाइस। तो एक पार्टनर कुछ गेन सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है और एक पार्टनर गेन कर रहा है इतना, यानी दूसरा उतना ही सेक्रीफाइस करेगा, तो अंडरस्टूड है ये 1/9 सेक्रीफाइस करेगा। और फिर भी कैलकुलेट करके देखना है तो देख लीजिए 9 आया, तो 3 3 जा 9, तो 3 -2, तो देखिए 1/9 आ गया। क्योंकि जब दो ही पार्टनर हैं और दो में से एक जितना गेन कर रहा है दूसरा उतना सेक्रीफाइस करेगा, ये तो रूल है हमारा, ठीक है। ये देखिए कैलकुलेट कर दिया मैंने, यहाँ पे दिख नहीं रहा था आपको, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, अब हमको जर्नल करना है। तो जर्नल का रूल क्या है, G2S। जी मतलब डेबिट कौन, तो आव्या, क्रेडिट कौन, सेक्रीफाइस वाला है यानी काव्या, ठीक है। तो ये डेबिट में और ये क्रेडिट में। अमाउंट कितना, तो 1/9, तो 1/9 तो 9 1 जा 9 कैंसिल हो जाएगा, तो 10,000। तो अब खोजना है आव्या टू काव्या 10,000, तो किस में है देखिए आव्या टू काव्या 10,000, डी नंबर आंसर है, ठीक है। क्लियर है ये वाला, आव्याज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू काव्याज कैपिटल अकाउंट, डी नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या है, एसेट्स आर रिवैल्यूड एंड लायबिलिटीज आर रीअसेस्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सो डैट, क्यों किया जाता है ये पूछ रहा है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोन एट देयर प्रेजेंट वैल्यू, इसलिए दिखाया जाता है कि प्रेजेंट वैल्यू में दिखाया जाए, तो नहीं बैलेंस शीट में तो हम अपना बुक वैल्यू ही दिखाते हैं। फिर गेनिंग पार्टनर इज नॉट पुट टू एन एडवांटेज एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इज नॉट पुट टू डिसएडवांटेज एंड वाइस वर्सा। मतलब ये तो G2S या S2G के लिए ही करते हैं हम लोग ना इनडायरेक्टली, ताकि कि अभी तक का जो प्रॉफिट है वो या तो उनको दे दिया जाए, ठीक है, और नहीं दिया जा रहा है तो G2S में हम एडजस्ट करते हैं। दोनों ऑप्शन होता है हमारा रिवैल्यूएशन के लिए। तो किस लिए होता है कि अगर कोई पार्टनर गेन कर रहा है तो उसको एडवांटेज ना मिल जाए, अगर कोई सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसको लॉस ना हो जाए, यही पर्पस है हमारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। इसीलिए एडजस्टमेंट किया जाता है एसेट्स लायबिलिटीज का, ताकि किसी भी गेनिंग पार्टनर को ज़्यादा प्रॉफिट ना हो जाए और सेक्रीफाइसिंग को लॉस ना हो जाए, ठीक है। ये हमारा आखिरी सेट है आज के वीडियो का। इतने क्वेश्चंस जितने आप कर लोगे तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। देखिए इसको, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट और लायबिलिटी में जो इंक्रीज डिक्रीज होता है उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, तो पीएल में करते हैं क्या, नहीं, पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं, पार्टनर्स कैपिटल नहीं, कहाँ करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। फिर क्या है, एट द टाइम ऑफ डिजोल्यूशन, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म बाय वे ऑफ चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, मतलब किसी भी तरह से जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो, गेनिंग पार्टनर कंपनसेट्स द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बाय पेइंग प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ। तो क्या पे करता है, प्रोपोर्शनेट अमाउंट किसका पे करता है वो, तो गुडविल का पे करता है। गुडविल को हम लोग G2S में एडजस्ट करते हैं ना, तो वही है प्रोपोर्शनेट अमाउंट पे करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजू एंड फरहान वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन 2:1 with effect from 1st January 2024 they decided to share profit and loss equally, 1:1 रेशियो हो गया, ठीक है। इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो विल बी। तो गेन सेक्रीफाइस पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है हमको, रेशियो निकाल देना है। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर दिया हमने सेक्रीफाइस रेशियो के लिए। तो अब कौन कौन है, राजू है और फरहान है। वर्किंग नोट है, शॉर्ट में नाम लिख रही हूँ। ओल्ड रेशियो क्या है 2/3 और 1/3, ठीक है। न्यू रेशियो क्या है 1/2 और 1/2। कैलकुलेट करेंगे, यहाँ 6 आएगा, तो 3 2 जा होता है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 2 3 जा होता है, कैसे करते हैं 3 2 जा 6, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3, तो 4 - 3 ये आ जाएगा 1/6। तो एक में ही आपको क्या दिख गया कि राजू का सेक्रीफाइस है 1/6। तो जहाँ पे आपको राजू का सेक्रीफाइस 1/6 होगा यानी बी नंबर यही आंसर है। ऑब्जेक्टिव ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। जब और किसी में राजू 1/6 है नहीं सेक्रीफाइस, राजू 1/6 और सेक्रीफाइस मिल गया यानी यही आंसर है, ठीक है। फिर भी अगर आपको सेटिस्फेक्शन ना हो, आगे कैलकुलेट करना है तो उतना तो टाइम रहता नहीं है, फिर भी आपको मैं करके दिखा देती हूँ कि कैसे हम लोग उसको प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 × 3 आ गया, तो -3, तो ये 1/6 गेन। दो पार्टनर है तो एक जितना सेक्रीफाइस करेगा दूसरा उतना ही गेन करेगा, तो आधा बनाने से ही आंसर मिल जाता है। तो वो थोड़ा सा विजिलेंट रहना है एग्जाम में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रमन एंड राजन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 3:1। तो ये ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2024 दे अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन 2:1 ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग राजन्स गेन और सेक्रीफाइस विल बी, मतलब सिर्फ राजन का पूछ रहा है। तो रमन और राजन में राजन कौन है, राजन हमारा सेकेंड पार्टनर है, तो राजन का निकालना है। तो हम सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। हम हर बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहे हैं कि आपको याद रहे कि हाँ ये फॉर्मूला है। अब हमें किसका निकालना है, राजन का निकालना है। तो राजन का शेयर केवल ले लेंगे, तो राजन का ओल्ड रेशियो क्या था 1/4 माइनस उसका न्यू शेयर क्या है 1/3। ठीक है, तो 4×3=12 आ गया। तो ये क्या आ जाएगा 3 - 4। तो सेक्रीफाइस रेशियो निकाल रहे हैं, माइनस में आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो गेन 1/12। तो आंसर क्या हो जाएगा, गेन 1/12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मीरा, मायरा एंड नीरा वर पार्टनर्स sharing profit and loss in 2:2:1. They decided to share future profit in 7:5:3 with effect from 1st April 19. Their balance sheet on that date showed a balance of 45,000 in advertisement suspense account. The amount to be debited respectively to capital account of Meera, Myra and Neera will be. तो writing of अमाउंट इन एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो अब ये हमने क्या देखा, आगे कहीं तो नहीं लिखा है ना कि विल नॉट बी अकाउंटेड, विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, उल्टा बोल ही रहा है डेबिटेड। यानी सिंपल हमें पता है कि ये क्या है, ओल्ड रेशियो का आइटम है। तो ओल्ड रेशियो का आइटम है इन 2:2:1 में बांट देना है 45,000 को। तो 45,000 इंटू 2:2:1 बाई 5 होगा, 5 9 जा तो 9 2 जा 18, 18 और 9, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा, पहला वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, विजिबल है। क्या है, हमने क्या किया, ओल्ड रेशियो जो था उसमें डायरेक्टली हमने बांट दिया। अगर बोलता नॉट टू बी एडजस्टेड तब हमें क्या करना पड़ता, उसको गेन सेक्रीफाइस में करना पड़ता। लेकिन यहाँ क्या बोला, सिंपल कि कितना कितना डेबिट होगा, तो वो हमें निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ऑन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म वैल्यू ऑफ फर्नीचर इंक्रीज फ्रॉम 7 लाख टू 8 लाख एंड स्टॉक रिड्यूस टू 4 लाख टू 420। मतलब कि क्या हुआ है, फर्नीचर का वैल्यू बढ़ गया है और स्टॉक का वैल्यू घट गया। तो फर्नीचर में प्रॉफिट हुआ है कितने का, 1 लाख का। ठीक है, और स्टॉक में क्या हुआ है, लॉस हुआ है कितने का, 20,000 का। तो ओवरऑल गेन या लॉस क्या है, तो क्या है, ये प्रॉफिट है और ये लॉस है। तो प्रॉफिट बड़ा है तो प्रॉफिट होगा कितने का, 80,000 का। तो आंसर क्या हो जाएगा, गेन 80,000। ठीक है, इस टाइप के सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी रहते हैं हमारे एमसीक्यूज में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म द वैल्यू ऑफ लैंड वॉज एप्रिसिएटेड बाई 2 लाख, मतलब 2 लाख बढ़ गया, प्रॉफिट है, प्रॉफिट को मैं प्लस से डिनोट कर देती हूँ। एंड प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हो गया, कितना हो गया, तो 10 लाख से 7 लाख हो गया। ध्यान देना, हड़बड़ा के नहीं देखना है कि बढ़ गया 7 से 10, फ्रॉम क्या बोल रहा है, रिड्यूस टू 7 लाख फ्रॉम 10 लाख, 10 लाख से 7 लाख हो गया। यानी यहाँ लॉस है कितने का, 3 लाख का। तो 2 लाख का प्रॉफिट है और 3 लाख का लॉस है, तो ओवरऑल क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है कितने का, 1 लाख का। तो लॉस 1 लाख हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये हमारा आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखते हैं क्या है, ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शिव गेन 1/6, ओम सेक्रीफाइस 1/6, गेन और सेक्रीफाइस दे दिया है। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, अगर एक तरफ लंबा लग रहा है तो दूसरी तरफ थोड़ा छोटा कर देगा। दे डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग रिवेल्युएशन विदाउट अफेक्टिंग द बुक। विदाउट अफेक्टिंग द बुक का मतलब क्या होता है, G2S में करना है। ठीक है, तो अब सिंगल एंट्री करके, एक सिंगल एंट्री करके। ठीक है, तो क्या होगा, तो रियलाइजेबल वैल्यू है और दिया हुआ है। तो रियलाइजेबल वैल्यू क्या क्या है, तो बिल्डिंग का 150 है, यानी यहाँ 50,000 का प्रॉफिट है, हमें नेट इफेक्ट ये करना है। यहाँ क्या है, 10,000 का लॉस है, -10,000। यहाँ क्या है, क्रेडिटर में 5,000 का लॉस है, क्रेडिटर घट रहा है ना, तो प्रॉफिट हुआ फॉर्म के लिए 5,000 का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे। ठीक है, प्रॉफिट को प्लस कर रही हूँ मैं और लॉस को माइनस से दिखा रही हूँ। आउटस्टैंडिंग रेंट बढ़ गया तो लॉस है बिजनेस के लिए 15,000 का। ठीक है, तो प्रॉफिट प्लस मतलब प्रॉफिट और माइनस मतलब लॉस। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, 50,000 और 5 55,000 और इधर 15 10 25,000। तो 55,000 से 55,000 का प्रॉफिट है और उससे 25,000 का लॉस है। ठीक है, माइनस हो जाए तो ओवरऑल कितना बचेगा, 35,000। ठीक है, यही बच रहा है अमाउंट। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 1 लाख से 50,000
हो गया, ठीक है। बुक से रियलाइज्ड वैल्यू यानी 50,000 का प्रॉफिट, मशीनरी एक 50 से एक 40 हो गया, 10,000 का लॉस। क्रेडिटर 50,000 से 45,000 हो गया यानी 5,000 का लॉस। और आउटस्टैंडिंग रेंट 45 से यहाँ 5,000 का प्रॉफिट, आउटस्टैंडिंग रेंट 15,000 का लॉस, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये लॉस कितना हो रहा है हमारा, लॉस हो रहा है 10,000 और 15 25,000। प्रॉफिट कितना हो रहा है 50 10 5 55,000। तो दोनों को माइनस करें तो यहाँ 30 आएगा, 35 नहीं आएगा। और इसको 1/6 निकालेंगे तो 1/6 करेंगे तो 6 5 जा 30, 5,000 आएगा। तो 5,000 से किसको डेबिट करना है, जो गेन कर रहा है यानी शिव को डेबिट करना है। क्रेडिट किसको करना है, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उनको क्रेडिट करना है, ठीक है। तो शिव टू ओम हो जाएगा कितना 5,000। तो 5,000 तो एक ही में अमाउंट है, तो सी नंबर आंसर है, ठीक है। इस तरह से आज के सारे एमसीक्यू हमने कर लिए। मेरा टारगेट था कि किसी तरह से मैनेज करके आपको बोर्ड एग्जाम से पहले ये एमसीक्यू वाला सेट एक करवा दूं। बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए समय निकालना, लेकिन अगर आप लोगों के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होता है तो मुझे भी अच्छा लगता है। थोड़ा सा लंबा आज का वीडियो हुआ है क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड करने का कोशिश किया है। आप लोग सारे क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, ये जरूर से आपके लिए हेल्पफुल होगा। सभी को एग्जाम के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छा जाए आपका एग्जाम और अच्छा ही जाएगा, बस माइंडफुल होकर अच्छे से कीजिएगा।